केमिस्ट्री विद ज्ञानेंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और गैल्वेनिक सेल जो है उस सेल का क्या यूज है और उस सेल को हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टी सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल? वोल्टी सेल भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? वोल्टी सेल। सबसे पहले बता दिया जो गैल्वेनिक सेल है इसकी खोज लुईस गैल्वेनी ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गैल्वेनिक सेल नाम पड़ा है। वोल्टी सेल भी इसे कह देते हैं। अब इसका सबसे सरल एग्जांपल जो है वो डेनियल सेल है। अब इसे हम कैसे बना सकते हैं और ये होता क्या है, किस आधार पर कार्य करता है, तो बता दिया जाए। ये एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है? वैद्युत ऊर्जा में। तो ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह सेल जो है वो स्वतः प्रक्रम पर आधारित होता है, अर्थात स्वतः ही इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। तो पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारे में ऑक्सीकरण अपचयन हमने आपको पढ़ाया है, अलग से लिखा है, समझाया है। तो ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है तो उस वीडियो को समझेंगे तो आप जान जाएंगे। फिलहाल में इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हम पॉइंट बताते हैं, बेटर पॉइंट कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद में यहाँ इसको डायग्राम के माध्यम से समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी विशेषता। इसकी जो खोज की है वो किसने की है? लुईस गैल्वेनी ने। तो गैल्वेनिक सेल के खोजकर्ता लुईस गैल्वेनी है। उसके बाद में ये जो सेल है वो क्या काम करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सेल जो होता है स्वतः प्रक्रम पर आधारित होते हैं। अर्थात इसमें स्वतः ही ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो मेन बात हो गई इसकी। तो लुईस गैल्वेनी इसकी खोज करता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन सेल बदलता है? गैल्वेनी सेल बदलता है, वोल्टी सेल बदलता है, स्वतः प्रक्रम पर आधारित होते हैं। अब इसके बाद में जो अगली बात है वो ये है कि इसकी बनावट कैसी होती है, इसमें क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बना के बताते हैं आपको। इसमें अर्धसेल होते हैं। कितने अर्धसेल होते हैं? 2 अर्धसेल होते हैं। ये भी चीज यहाँ देख लेते हैं। कितने अर्धसेल होते हैं? 2 अर्धसेल होते हैं। इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया, दूसरे पर अपचयन की क्रिया होती है। तो देखें, एक कंटेनर होता है, एक पात्र, ठीक है। ये पात्र, इस पात्र में भरा हुआ है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, अर्थात ZnSO4 विलयन। जिंक सल्फेट वैद्युत अपघट्य है, एक्वस विलयन है, यानी जलीय विलयन है इसका। जिंक सल्फेट में किसकी छड़ पड़ी हुई है? जिंक की छड़, जिंक इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रोड है, Zn इलेक्ट्रोड। जो Zn इलेक्ट्रोड है ये किसका काम करता है? एनोड का काम करता है।
और इसमें जो एनोड होता है वो सदैव कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये भी बताएंगे आपको। ये पूरी जो युक्ति बन गई, इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध सेल। क्या कहते हैं, अर्ध सेल। अर्ध सेल का मतलब होता है आधा सेल, ऐसा सेल जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल। तो ये अभी क्या बन गया आपका अर्ध सेल। क्या किया गया, केवल जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया, जो किसकी भांति काम करता है, एनोड की भांति कार्य करता है। अब दूसरा अर्ध सेल इसके जस्ट बाजू में बना रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा अर्ध सेल आप यहाँ डिस्प्ले पर साइड से देख रहे होंगे, इसमें अभी डायग्राम चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं। ये समझाने के लिए वो आप देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले पर चल रहा है। जो इसमें क्या है, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़, एक विशेष पहचान ये भी है गैल्वेनिक सेल की, वैद्युत अपघट्य जो होगा छड़ भी उसी की होगी, इलेक्ट्रोड भी उसी धातु का होता है जिस धातु का वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। तो जिंक सल्फेट का विलयन है, इसलिए इलेक्ट्रोड भी किसका है, जिंक का। इसमें हमने जो वैद्युत अपघट्य लिया वो क्या लिया, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन। सभी को पता है हल्के नीले रंग का जलीय विलयन होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगाया गया है वो किसका है, कॉपर का। अभी बताया आपको कि जिस धातु का विलयन होगा वही धातु इलेक्ट्रोड की भांति काम करेगी। ये किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। क्लियर। जब यहां पर ये एनोड की भांति काम कर रहा है, ये किसकी भांति काम करेगा, कैथोड की भांति। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। एक आपको तरीका यहां बता दे रहे हैं, यहां हमने लिखा हुआ है LOAN, इसका मीनिंग समझ लेना। L फॉर होता है लेफ्ट, क्या होता है, ऐसे लिख दे रहे हैं LOAN। L फॉर होता है लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, यानी लेफ्ट साइड में क्रिया किसकी होनी है, ऑक्सीकरण की। A फॉर होता है एनोड, N फॉर नेगेटिव। देखो लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और एनोड होगा, और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। तो लॉन याद रखिएगा, लॉन से आपको लेफ्ट साइड की पोजीशन पता चल जाएगी, राइट साइड की पोजीशन को आपने क्या करना है, अपोजिट लिख देना है। तो क्लियर हो गया। तो ये भी इतना अर्ध सेल हो गया, जिस धातु का सॉल्यूशन होगा उस धातु का इलेक्ट्रोड होगा, सेम इलेक्ट्रोड होते हैं, सेम वैद्युत अपघट्य में। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इतना पोर्शन ये अर्ध सेल हो गया, इतना वाला पोर्शन अर्ध सेल हो गया। अर्ध सेल को जोड़ेंगे तो कौन सा सेल हो जाएगा, पूर्ण सेल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, इन दोनों अर्ध सेलों को किससे जोड़ते हैं, लवण सेतु से। तो अगला पॉइंट आपका आया लवण सेतु, और लवण सेतु के रूप में KCl प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ भर देते हैं। क्लियर। पोटेशियम क्लोराइड वगैरह का सॉल्यूशन भर देते हैं। होता क्या है लवण सेतु, एक U आकार की नली होती है। इस U आकार की नली में प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या भर देते हैं, KCl। और ये किसकी भांति काम करता है, ये ब्रिज, साल्ट ब्रिज, यानी कि लवण सेतु, लवण सेतु। क्लियर। ये लवण सेतु की भांति काम करता है। इसमें क्या भरा हुआ है, KCl। KCl भरने के बाद में यहाँ पर कॉटन लगा देते हैं, ठीक। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ के द्वारा एक वायर से जोड़ देते हैं और यहाँ पर मीटर लगा देते हैं, यहाँ बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए बल्ब लगा दिया समझने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब ये आपके सामने जो डिस्प्ले पे बन गया, ये कंप्लीट क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया। अर्ध सेल में जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़, दोनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस लवण सेतु में KCl का पेस्ट भर देते हैं, ऊपर बाहर से कोई स्रोत लगा देते हैं जो कि जल सके, जैसे कि यहाँ मीटर लगा सकते हैं हम, या बल्ब लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड होगा, एनोड का होता है, एनोड नेगेटिव होता है।
राइट साइड में कैथोड होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम आपको बता दें, ये प्रोसेस जो चलती है एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, ये केवल कौन सेलों में चलती है? वैद्युत रासायनिक सेलों में। तो ये जो सेल है वो आपका कौन सा है? वैद्युत रासायनिक सेल है। कौन सा? वैद्युत रासायनिक सेल। क्लियर? ये वैद्युत रासायनिक सेल है, यानी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये वैद्युत रासायनिक सेल है। जबकि वैद्युत अपघटनीय सेल में हमने बताया था एनोड कैसा था? पॉजिटिव। कैथोड कैसा था? नेगेटिव। और वैद्युत रासायनिक सेल में ये क्रिया अपोजिट होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आपके सामने क्या बन गया है? वैद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल हो गया, अर्थात डेनियल सेल का एक एग्जाम्पल हो गया आपका। आपने इस चीज को समझ लिया है। यहाँ पे जो हमने बताई थी अर्ध सेल क्या बताया था, इधर का पोर्शन उधर का पोर्शन, ये अर्ध सेल है। लवण सेल तो ये होता है जो आवागमन के लिए, आयनों के आवागमन के लिए काम करता है। अब ये तो इसकी बनावट हो गई। अब बनावट होने के बाद में अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, क्रिया विधि। क्रिया विधि, क्रिया विधि में क्या होता है? सबसे पहले हम बात यहां पर करते हैं एनोड पर। एनोड पर अभी बताया था NOAN। एनोड पर क्रिया सदैव किसकी होती है? ऑक्सीकरण की। कैसे होगी? पहचान करेंगे अभी। देखिए, क्रिया विधि में सबसे पहले क्या होता है? जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई Zn इलेक्ट्रोड की छड़, यानी जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ के द्वारा, ये यहां से त्यागे गए इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ के द्वारा कहां पर पहुंचते हैं? कॉपर पर। ठीक है, अब यहां से क्या बन जाएगा? Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और क्या बन जाएगा? Zn+2 आयन। तो जिंक का Zn+2 आयन जो बनता है वो सीधा कहां आ जाता है? यहां से वो कहां आ जाएगा? Zn+2 विलयन में। कौन से विलयन में? ZnSO4 विलयन में आ गया। पहले पॉइंट में क्या हुआ? पहले पॉइंट में हुआ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 बनाता है। ठीक है, अब Zn+2 जो बना है वो कहाँ गया? ZnSO4 विलयन में आ जाता है। कहीं बाहर तो जाने का नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड यानी कैथोड पर पहुंच जाते हैं, पहली प्रोसेस। तो यहां से क्या होगा? जो जिंक इलेक्ट्रोड था, ये जिंक इलेक्ट्रोड कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 आयन बनता है। ठीक है, तो ये क्या आपका इलेक्ट्रोड, ये वाला, ये छड़। ठीक है, Zn+2 यहां से जो बने इलेक्ट्रॉन त्यागे और जो बन गया ये सीधा कहां गया? इस विलयन में घुस गया करके, और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड में चले गए। क्लियर होगी ना बात? तो अब पहचान क्या? ऑक्सीकरण की। इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला क्या होता है? ऑक्सी। और दूसरी पहचान ये, अगर इलेक्ट्रॉन तीर से आगे लिखे हुए हैं तो क्रिया ऑक्सीकरण की ही होगी, अदरवाइज कोई क्रिया नहीं हो सकती है। अब बात आती है कैथोड पर क्या हुआ। तो देखो, एनोड का अपोजिट होगा। कैथोड में क्या है? CuSO4 जो विलयन होता है इस वाले अर्ध सेल में, जो कॉपर सल्फेट विलयन है वो कॉपर+2 आयन बनाता है। और कॉपर+2 आयन यहां से Cu+2 यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, Cu+2 जो आयन है ये आयन कहां पहुंच जाते हैं? कैथोड में पहुंच जाते हैं। तो यहां से Cu+2 जा रहे हैं, इधर से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पर क्या हुआ? जो Cu+2 है ये वाले CuSO4 से मिले, Cu+2 यहां से क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड से आने वालों को ग्रहण करता है और क्या बनाता है? कॉपर बनाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया? कॉपर। कॉपर के इलेक्ट्रोड पर कॉपर जमा होना शुरू हो गई। उसी दौरान इधर से Zn+2 से इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच गए। Zn+2 आयन इधर आ गए। अब क्या होगा? कॉपर सल्फेट से कॉपर+2 इलेक्ट्रोड पहुंच गए। इन्होंने क्या किया? +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होता है? अपचयन।
कैथोड पर क्या हो गया भाई, अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, अपचयन हो गया कैथोड पर। तो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बना कॉपर, कॉपर की छड़ कैसी हो जाएगी, मोटी। जिंक की छड़ धीरे धीरे कैसी होती जाएगी, डैमेज होती जाएगी, छड़ क्षीण होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, क्योंकि Zn+2 बनाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 चीजें बना रहा है। क्या क्या बना रहा है, Zn+2 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है, कॉपर ग्रहण कर रहा है। क्लियर। अब यहां से कॉपर सल्फेट में से Cu+2 निकले जा रहे हैं, छड़ पे पहुंच रहे हैं, छड़ मोटी हो रही है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं, विलयन में कौन बच रहा होगा, SO4। जो SO4 विलयन में बचते हैं वो लवण सेतु से होते हुए कहाँ आ जाते हैं, जिंक सल्फेट विलयन में आ जाते हैं। जैसे ही जिंक सल्फेट विलयन में आएंगे, जिंक सल्फेट में ऑलरेडी पहले से क्या उपस्थित है, Zn+2। तो देखो ये जो Zn+2 है यही है, और ऑलरेडी विलयन तो वही है, देखो इसमें विलयन भरा हुआ है, और Zn+2 ये हो गए। कॉपर सल्फेट से कौन निकल के जा रहा है, कॉपर बच के आ रहा है यहाँ पर केवल SO4-2। तो ये SO4-2 लवण सेतु से होते हुए कहाँ आ गए, इसी विलयन में आ गए। और विलयन में पहले से कौन है, Zn+2। तो Zn+2 और SO4-2 दोनों क्रिया करके क्या बना जाएंगे, Zn+4। अब देखो छड़ धीरे धीरे क्या हो रही है, नष्ट। क्यों हो रही है, 2 रीजन, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, Zn+2 बन रहा है। क्लियर। इधर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट क्या बना रहा है, Cu+2 बना रहा है, प्लस SO4-2 बना रहा है। जो Cu+2 बन रहा है ये तो सीधे कहाँ पहुंच रहा है, इलेक्ट्रोड पर, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना रहे हैं। तो कॉपर की छड़ मोटी हो रही है, जिंक की छड़ पतली होती जा रही है। इधर विलयन भी खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन 2 भागों में टूट रहा है। कौन कौन से 2 भाग, एक तो सल्फेट और एक Copper+2। तो Copper+2 यहाँ पहुंचे, विलयन में क्या रह गए, केवल सल्फेट आए, अकेले रह गए बेचारे। तो क्या हुआ, वो लवण सेतु से होते हुए दूसरे जिंक सल्फेट विलयन में आ गए। अब जिंक सल्फेट में सल्फेट और आगे पहले से कौन उपस्थित था, Zn+2। इनसे क्रिया हुई, जिंक सल्फेट बन गया। तो 2 चीजें हुई, जिंक की छड़ नष्ट हुई, कॉपर की छड़ बढ़ी। जिंक सल्फेट का विलयन बढ़ा तो कॉपर सल्फेट का विलयन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि जिंक की छड़ नष्ट नहीं हो जाती, कॉपर सल्फेट का विलयन पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी। ये क्रिया कौन सी हो गई आपकी, ऑक्सीकरण की क्रिया कौन सी हो गई, अपचयन की। तो ये क्या बन गया, रेडॉक्स, यानी संपूर्ण अपक्रिया पे ऐसे ले सकते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया कैसे ले सकते हैं, Zn है, ठीक है। और Zn से क्या बन रहा है, प्लस यहाँ लिख लिया हमने Cu+2 इक्वल टू Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन आगे, 2। तो Zn से हो गया Zn+2 और Cu क्या बन जाएगा, 0। ये क्रिया आपकी क्या लिखी हुई है, संपूर्ण क्रिया। जिंक सल्फेट इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कॉपर ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो कॉपर से ये बन रहा है और Zn+2 बना रहा है। ये होगी संपूर्ण अभिक्रिया, यानी रिडॉक्स रिएक्शन, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया, अपचयन क्रिया साथ साथ चलती हैं। इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आपको बताएंगे इसके सेल आरेख को किस प्रकार ले सकते हैं, क्या परिपाटियां हैं कि हम सेल को लिख सकें। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सीखेंगे जो हमने डेनियल सेल पढ़ा, उसकी सेल रिएक्शन जो थी उसे हम सेल आरेख को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसे लिखने के लिए कुछ नियम है, केवल उसे आपने ध्यान रखना है। पहला नियम तो क्या है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं सदैव, इलेक्ट्रोड सदैव कहां लेके जाते हैं, कोनों पर या किनारे पर, सदैव किनारे पर लिखते हैं। क्लियर, पहली बात। दूसरी नंबर बात है, इलेक्ट्रोड के तुरंत बाद, इलेक्ट्रोड के तुरंत बाद आयन, उसी इलेक्ट्रोड के आयन लिखते हैं, जिसे सीधी रेखा द्वारा, जिसे सीधी
रेखा द्वारा पृथक कर देते हैं। क्लियर। जो आयन है वो आयन पता है किससे प्राप्त होते हैं, वो सॉल्यूशन से। ठीक, तो यहां पर ये लिख देंगे। उसके बाद में दोनों ही जो किनारे पर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं उसके तुरंत बाद ही आयन लिखे हुए हैं, दोनों आयनों को बीच में डबल लाइन द्वारा पृथक करते हैं। वो लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। मध्य में दो खड़ी लाइनें, दो खड़ी लाइनों इस टाइप की खड़ी लाइनों द्वारा किसे पृथक करते हैं, लवण से किसे पृथक करते हैं, वैद्युत अपघट्य को। वैद्युत अपघट्य पृथक करते हैं। जैसे कि आपकी रिएक्शन लिखी हुई थी वो आपको समझाते हैं। यहां पे लिखी हुई थी रिएक्शन पहले नंबर पे एनोड पर। एनोड पर रिएक्शन कौन सी थी, ऑक्सीकरण की थी ना। तो उसमें क्या था, Zn इज इक्वल टू Zn +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, यही थी। दूसरी रिएक्शन किस में थी, कैथोड पर। कैथोड पर क्या था, Cu +2 + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बन गया था, Cu। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखो सेल आरेख लिख रहे हैं यहाँ पर ये नियम के द्वारा। सेल आरेख किनारे पर क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड। चित्र आपको याद होगा इस टाइप का ही था। यहाँ ये इलेक्ट्रोड था, यहाँ ये इलेक्ट्रोड, यहाँ लवण सेतु था। ये किसका था, Zn का। ये किसका था, Cu का। यहाँ क्या भरा हुआ था, Zn_SO4। यहाँ क्या भरा हुआ था, CuSO4। क्लियर, चित्र याद आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले किनारों पर इलेक्ट्रोड लिख दीजिए। इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में सदैव क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड में सदैव एनोड, राइट साइड में सदैव कैथोड। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोड Zn का, यहाँ इलेक्ट्रोड किसका है, Cu का। क्लियर। इस इलेक्ट्रोड के तुरंत बाद आयन लिखेंगे। Zn+2 बनाता है और CuSO4 जो था Cu+2 बना रहा था। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, Zn+2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, Cu+2 हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात हमने आपको पहचान बताई थी। जो आपने इलेक्ट्रोड लिखे हैं उन्हीं इलेक्ट्रोड के आयन लिख दीजिए। सबसे सरल तरीका यही है, Zn+2 Cu+2। और इन दोनों को बीच में दो खड़ी लाइनों द्वारा क्या कर देंगे, पृथक। अब देखो ये इतनी चीज किसे प्रदर्शित कर रही है, इलेक्ट्रोड को, है ना। इलेक्ट्रोड देखो, ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है। किनारे पर इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट साइड में क्या है, एनोड, राइट साइड में क्या है, कैथोड, बताया था। उसके बाद में बीच में खड़ी लाइन द्वारा पृथक होंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि आयन, तो आयनों खड़ी लाइन द्वारा। तो खड़ी लाइन किसे प्रदर्शित करती है, लवण सेतु को। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बीच में लवण सेतु लगा हुआ है। अर्थात ये सेल कौन सा है, वैद्युत रासायनिक सेल है, अर्थात ये डेनियल सेल है। हाँ ये जरूर है, आप यहाँ पर उस सॉल्यूशन का जो विलयन है उसके कोष्टक में उनकी सांद्रता व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1m 1 मोल सांद्रता है, तो यहाँ पर 1m 1 मोल सांद्रता, उसे कोष्टक में हमने लिख दिया, बवाल खत्म हो गया। तो ये चीज है, इसका सेल आरेख लिखा हुआ है। बस यही मेन चीज है। सेल आरेख लिखने के नियम क्या क्या हैं, किनारे पर इलेक्ट्रोडों को लिखेंगे पहली बात। उसके बाद में इलेक्ट्रोड के तुरंत बाद आयन लिखेंगे, लेकिन आयन और इलेक्ट्रोड के बीच में सिंगल लाइन होगी। देखो ये सिंगल लाइन है, बीच में अगर लवण सेतु है तो दो खड़ी लाइन द्वारा व्यक्त कर दिया जाएगा। आयन जो सॉल्यूशन से प्राप्त हुए होंगे उनकी मोलरताएं भी लिख दी जाती है यहाँ पर, 1m 2m जो भी है वो सांद्रता आप व्यक्त कर सकते हैं। बस यही लवण सेतु लिखने का नियम है, परिपाटियां हैं। इसे आप कॉपी कर लीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी लगातार वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।